हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज की वीडियो में हम 31 मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे। उसके अलावा हम डीआरडीओ की मिसाइल पर डिस्कशन करना है। हमें यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड पे डिस्कशन करना है और मैंग्रोव, हमारे मैंग्रोव्स के बारे में आज हमें बात करनी है। तो काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा एंड वीडियो के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। सो 31 मई को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। बेसिकली इस दिन को ओरिजिनेट किसने किया था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस दिलाई जा सके कि टबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये आपको यहाँ पर थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पहले वो पर्सन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी के न्यू चेयरमैन के बारे में। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एसएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। राकेश रंजन नए चेयरमैन हैं एसएससी के, जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस बॉडी का फॉर्मेशन नवंबर 1975 ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन और बाद में हमने इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया 1977 में। अब आपका जो एसएससी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो यूपीएससी की बर्डन को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था और इस कमीशन का काम आपके जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, डिफरेंट टाइप और डिफरेंट मिनिस्ट्री के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का काम एसएससी करता है। और एसएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन के अंदर काम करने वाली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। डन। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। आप लोग ने बैड बैंक के बारे में सुना होगा या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सुना होगा, जिसे हम नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से भी जानते हैं। और इस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं पी संतोष। कौन अपॉइंट हुए हैं? संतोष। असेट होगा तो संतोष होगा, तो यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं वो पी संतोष को बनाया गया है। अब ये बैड बैंक क्या होते हैं? तो बेसिकली जब बैंक्स का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैंक के पास कुछ असेट्स होते हैं जो कोलेट्रल के फॉर्म में रखवाए गए होते हैं। तो क्या करती है ये कंपनी? बैंक से वो असेट्स को ले लेती है एंड फिर मार्केट में जाके उनको बेचती है। तो आपके ये जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसे हम बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं और 3 सालों के लिए पी संतोष को इसका एमडी एंड सीईओ बनाया गया है और इन्होंने एन सुंदर को रिप्लेस करने का काम किया है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है, एज अ बैड बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब इसमें मस्ट है कि 51% शेयर गवर्नमेंट होल्डिंग होगी। अब यहाँ पे कुछ और बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो रिसेंटली हुए थे, जैसे कि पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक प्रदीप कुमार सिन्हा को बनाया गया है। आपका चीफ रिस्क ऑफिसर CRO महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के महेश राजा रमन को बनाया गया है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो आपका गांधी जी बन गए, ऋषभ गांधी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट, गांधी फर्स्ट। ओके, तो होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द IDFC बैंक कौन बने हैं? तो प्रदीप नटराजन बने हैं। तो ये रिसेंट में हुई अपॉइंटमेंट है जिसकी लिस्ट आपको दे दी गई है। आप बिल्कुल PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसे पढ़ सकते हैं। PDF कहाँ पे मिलेगी? तो मेरे टेलीग्राम पे सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन है विजय खांदुजा। विजय खांदुजा को नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है कैमरून में। कैमरून कहाँ है? तो कैमरून आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री देखने को मिलेगी जहां पर आपको इसकी कैपिटल योंडे देखने को मिलेगा। और कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स पे हमने देखा था कि योंडे डिक्लेरेशन साइन हुआ है मलेरिया को रिमूव करने के लिए, मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए, मलेरिया डेथ को कम करने के लिए। तो योंडे डिक्लेरेशन कैमरून में ही हुआ था। कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में है। और इसी देश के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाए गए हैं विजय खांदुजा। इसके पहले जिम्बाब्वे में एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली 6th एडिशन हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 को पब्लिश किया गया है। इसमें इंडिया के जो टॉप 50 आर्टिस्ट होते हैं
उनको यहाँ पे रैंकिंग की जाती है, वो भी वो आर्टिस्ट जिसका पब्लिक ऑक्शन जब हुआ हो तो पब्लिक ऑक्शन में उनकी सबसे ज़्यादा सेल हुई, सबसे ज़्यादा उनके जो आर्ट वर्क है वो बिके हो, तो ऐसे आर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो 6 नंबर की ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट पब्लिश हुई है। इसमें टॉप पर कौन है, तो इंडियन ऑरिजिन स्कल्पचर अनीश कपूर हैं, जो इंडियन ओरिजिन है बट लंदन में रहते हैं, और इनकी जो टोटल सेल हुई थी ऑक्शन में वो कितनी हुई थी, 79.9 करोड़ रुपीस। और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 2012 में, 2012 में आर्ट की कैटेगरी में। तो आपको अनीश कपूर का नाम इंपॉर्टेंट है, अनीश कपूर 6 ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी लोगों के नाम आप टॉप 10 लिस्ट देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना भी चाहिए। एक नाम इंपॉर्टेंट है, अनीश कपूर पढ़ लिया काफी है। इसके अलावा इंडिया के जो आर्ट वर्क है वो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 19% से ग्रोथ कर रहा है, और इस साल मतलब 301 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, सेल हुई है इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो आर्ट वर्क थे। ठीक, चलो अब बात करते हैं रुद्र M2 मिसाइल या रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में, जिसको रिसेंटली DRDO ने टेस्ट किया है। कहाँ से टेस्टिंग हुई है, उड़ीसा से। किससे हुई है, तो सुखोई, हमारा जो सुखोई MK1 सुखोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट है, इसकी मदद से बेसिकली इस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा में। रुद्र M2 या रुद्रम 2 मिसाइल, इसको DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेस्ट किया है, और ये इंडिया की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी रेंज देखते हैं तो 300 किलोमीटर की रेंज है, और 3 से 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च किया जा सकता है, मतलब ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो रुद्र M2 आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 200 किलोग्राम 200 kg पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा अगर इसकी स्पीड देखेंगे तो 5.5 मैक विच इज अप्रोक्सीमेटली 6700 किलोमीटर पर आवर आपको इस मिसाइल की स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, बेसिकली जो आपके एनिमीज हैं, एनिमीज के रेडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी असेट और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उनको टारगेट करके ये डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगी, तो आपकी जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये रशिया के KH-31AS मिसाइल को रिप्लेस करेगी। हमने रशिया से इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को 2001 में डील साइन करके लिया था, और इसको रिप्लेस करने के लिए हमने अपनी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 को बना लिया है। रुद्र M1 की बात करते हैं तो रुद्र M1 मिसाइल को 2000 में टेस्ट किया गया था। इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर की है, और इसकी जो स्पीड है वो 2.2 है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मैक की है, जबकि इसकी स्पीड आपकी 5 मैक की है। यहाँ पे इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है, इसकी रेंज आपको 300 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो कह सकते हो कि M1 का एक एडवांस वर्जन बेसिकली M2 देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अग्निकुल। तो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है, जो स्पेस स्टार्टअप है, जो कि 2017 में बना था। नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, और अग्निकुल ने वर्ल्ड का पहला फर्स्ट रॉकेट विद 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन किया है। मतलब वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जिसका इंजन 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है, और इस रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण। अग्निबाण इज द इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, और इसको कंप्लीटली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया है, इंडिया में किया है। किसने किया है, तो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल ने किया है। अग्निकुल ने यहाँ पे जो 3D प्रिंटेड इंजन डिजाइन किया है, इसके लिए इनकोनेल मटेरियल, जो कि आपका एक अलॉय है क्रोमियम और निकल का, उसका इस्तेमाल किया है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इजिली ये स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अगर हम इस रॉकेट की बात करते हैं तो इसकी अगर रेंज देखोगे आप तो लगभग ये आपके जो लो अर्थ ऑर्बिट में 700 किलोमीटर की हाइट तक इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब सैटेलाइट को ले जा सकता है। पेलोड 300 kg का आपको पेलोड देखने को मिलेगा। अग्निबाण इंडिया की सेकेंड प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया है। तो अग्निबाण बिकम द सेकेंड इंडियन प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च इट्स रॉकेट इन स्पेस। मतलब इसके पहले कोई और एक है, बिल्कुल हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है, जिन्होंने अपने सैटेलाइट को पहली बार, जिसने अपने रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया था। और इनके रॉकेट का नाम विक्रम एस था। तो विक्रम एस रॉकेट किसका है, स्काई रूट एरोस्पेस का है। क्लियर इतनी चीजें। लेकिन अग्निकुल एक मामले में पहला है। अग्निकुल डिजाइन एंड डेवलप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च पैड, जहां से आप रॉकेट को लॉन्च करते हो, जिसका नाम है धनुष। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना पहला पर्सनल एक लॉन्चिंग पैड बना के रखा हुआ है। ठीक है,
डन। चलिए, अब आप लोगों ने एक नेशनल पार्क, एक फॉसिल पार्क के बारे में सुना होगा जो कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको हम घुघबा के नाम से जानते हैं। तो नेशनल फॉसिल पार्क इन घुघबा मध्य प्रदेश रिसेंटली न्यूज में है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वहां उन्होंने एक प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक फॉसिल वुड डिस्कवर किया है। ठीक है, फॉसिल वुड यहाँ पे डिस्कवर किया गया है नेशनल फॉसिल पार्क घुघबा मध्य प्रदेश में। इस फॉसिल पार्क की एक और खास बात है, यहाँ पर डायनासोरस के जो एग हैं वो एज अ फॉसिल रखे हुए हैं। इसे नेशनल पार्क 1983 में डिक्लेयर किया गया था, या इसका फॉर्मेशन 1983 में एज अ फॉसिल पार्क किया गया था। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे एंशिएंट या बहुत पुराने आपको प्लांट्स और उनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोरियन साइंटिस्ट डेवलप सुपर फास्ट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग डायमंड्स। तो यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बात हो रही है। तो 15 साइंटिस्ट की एक टीम थी, जिसमें से एक साइंटिस्ट आपको इंडियन भी देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम है बाबू राम। तो बाबू राम ऑफ द उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया के साइंटिस्ट हैं। तो टोटल 15 साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने कॉकटेल बनाया है। ठीक है, मस्ती कर रहे होंगे, कॉकटेल बना लिया। तो कॉकटेल किसका है? गैलियम, आयरन, निकेल एंड सिलिकॉन। इनको बेसिकली मेल्ट करके कॉकटेल बनाया, और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के बर्तन में रखा, और उसके बाद इसमें मीथेन गैस डाली, और उसके बाद इससे डायमंड बनाया। तो ग्रुप ऑफ 15 साइंटिस्ट क्रिएटेड अ कॉकटेल ऑफ गैलियम, आयरन, निकेल एंड सिलिकॉन बाय पुटिंग देम इन द ग्रेफाइट क्रूसिबल, मतलब एक पात्र, एक बर्तन में रखा, और उसमें फिर मीथेन गैस को पंप किया, वो भी 1175 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर जब ये पूरा मेल्ट हो गया तो बॉटम में क्या मिला इनको? डायमंड मिला। तो इस तरीके से इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड बनाया, जो सबसे फास्ट मेथड है अभी तक का। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया में बजट में क्या कहा गया था। तो बजट जब 2023-24 का बजट था ना, उस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 242 करोड़ रुपीस IIT मद्रास को दिए थे। क्यों दिए थे? कि आप इंडिया में एक रिसर्च सेंटर और एक सेटिंग करो इंडिया में, जहां पे आप लैब ग्रोन डायमंड की रिसर्च कर सको और उनको बिल्ड कर सको। ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। आप लोग ने MRI के बारे में तो सुना होगा। तो MRI में क्या किया जाता है? आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, और आपकी बॉडी को स्कैन करके इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स बना के देती हैं। तो जैसे MRI काम करता है, उसी तकनीक पे ये भी काम करता है। तो IIT बॉम्बे एंड TCS, इंडियाज बिगेस्ट IT सर्विस कंपनी, दोनों ने मिलकर कंट्री का पहला क्वांटम डायमंड कंप्यूटर इमेजर बनाया है। तो ये क्वांटम डायमंड कंप्यूटर इमेजर सिमिलर टू MRI, जैसे कि हॉस्पिटल में MRI वर्क करते वैसे ही ये काम करता है। It makes image magnetic field possible so that semiconductor chip can be mapped without damaging or removing them। अब semiconductor chip है, उसको हमें डिजाइन करना है। अगर आपने उसको पेस्ट कर दिया और अगर कुछ गलती हो गई तो उसको रिमूव करना और पेस्टिंग करना हार्ड वर्क है ना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं? एक इमेज क्रिएट करते हैं और उसमें आप असेंबली कर सकते हो एक तरीके से। तो इट मेक्स इमेज मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल सो दैट सेमीकंडक्टर चिप कैन बी मैप्ड विदाउट डैमेजिंग और रिमूविंग दैम। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप तो आपको पता है बहुत सारी फील्ड्स में हमारे देश में इस्तेमाल होती है। बेसिकली 2 सालों का ये एग्रीमेंट है। तो नेक्स्ट 2 ईयर में IIT बॉम्बे और TCS दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे एंड इस गैजेट को सेफर, रिलायबल और बेटर बनाएंगे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट। ये पहला है जो मैंग्रोव का असेसमेंट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस असेसमेंट में बेसिकली ये बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ मैंग्रोव्स है। ये जो मैंग्रोव एरिया है वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो कम होने का रीजन क्या है? ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में की गई हैं। तो फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट किसने किया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN ने इसको रेडी किया है। और इन्होंने वार्न किया है। क्या वार्न किया है? साउथ इंडिया के जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो पॉल्यूशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, कोस्टल डेवलपमेंट के कारण कोलैप्स होते जा रहे हैं। साउथ इंडिया के जो आपके मैंग्रोव्स हैं वो कोलैप्स होते जा रहे हैं, ऐसा IUCN ने वार्न किया है।
इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जो हमारे इकोसिस्टम है मैंग्रोव, उनको भी बोला है कि ये हाईली वनरेबल है कोलैप्स होने के लिए, मतलब थ्रेटेंड है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और वेस्टर्न घाट में या ईस्टर्न घाट में आप देखते हैं साइक्लोन वगैरह भी आते रहते हैं, अभी रेमल साइक्लोन भी आया था, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि उस साइक्लोन के कारण या नेचुरल फिनोमेना के कारण भी ये कोलैप्स होते जा रहे हैं। ये वार्निंग भी IUCN ने दी है, ठीक है। हाफ ऑफ द असेट ग्लोबल मैंग्रोव इकोसिस्टम आर एट रिस्क ऑफ द कोलैप्स, आधे से ज्यादा हमारे जो मैंग्रोव है वो रिस्क में है, ठीक है। और जिनमें 20% जो है उन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। मतलब हमें अपने अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो अपने मैंग्रोव को बचाना पड़ेगा, ठीक है। मेजर थ्रेट क्या है, तो सिमिलर वही क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट, कोस्टल डेवलपमेंट जो हो रहा है, पॉल्यूशन और डैम का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सारे एरिया रीजंस बताए जाते हैं जिसके कारण कोलैप्स होता जा रहा है हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम। और सी लेवल को प्रेडिक्ट किया है कि 25% तक हमारे जो मैंग्रोव है वो सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में पूरी तरीके से डूब जाएंगे बाय द नेक्स्ट 50 ईयर, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब तो ग्लेशियर्स भी गायब होने लग गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर इंडिया के मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो इनका स्टेटस अलग अलग है। जैसे कि अगर हम अंडमान और निकोबार के जो हमारे मैंग्रोव्स हैं उनको हमने लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं और वो ध्यान रखते हैं अपनी इकोसिस्टम का, ठीक है। वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर है, जैसा कि अभी डिस्कस किया। और वेस्ट इंडिया के जो मैंग्रोव्स हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में रखे गए हैं। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं आप, जो कि कोस्टल इंटरटाइडल जोन में, मतलब समुद्र के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, और आधा हिस्सा इनकी जड़ें वगैरह पानी में डूबी हुई रहती हैं और ये बायोडाइवर्सिटी और फिशरी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब एक छोटी सी लिस्ट है, ये हमारे देश की मैंग्रोव साइट है, पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मैंग्रोव साइट आपको मिलेगी वो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा मिल जाता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, भितरकनिका भी आपकी मैंग्रोव साइट है इन ओडिशा, फिर कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक एंड जामनगर इन गुजरात, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे कौन से मैंग्रोव हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं लैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, जो एक मैंग्रोव है, तो आंसर हो जाएगा कि वो मिजोरम में है। तो ये हमारे कुछ मैंग्रोव साइट्स हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज PDF में तो सारी इंफॉर्मेशन होगी ही। नेक्स्ट बात करेंगे, RBI फाइन HSBC बैंक फॉर वायलेशन ऑफ FEMA रेगुलेशन। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC बैंक पर फाइन लगाया है। कितने रुपए का फाइन लगाया है? 36.38 लाख रुपीस का यहाँ पे फाइन लगाया है। इनको बोला है कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, उसका वायलेशन किया है। बेसिकली RBI ने जो HSBC बैंक को कहा है वो ये कहा है कि आपने जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है FEMA एक्ट के अंदर, उसकी प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग नहीं की है, आपने प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग नहीं की है, आपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं किया है। तो अब आपके सामने एक शब्द आ चुका है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो ये स्कीम RBI ने स्टार्ट की थी 2004 में अंडर द FEMA एक्ट 1999, ठीक है। ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम ये कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन है वो अप टू 2.50 या फिर $250,000 तक रेमिटेंस भेज सकता है, और इसके लिए RBI की अप्रूवल नहीं लगेगी। इसको ही हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के नाम से उसको जानते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? जब भारत में रहने वाले लोग विदेशों में काम करते हैं और वहां से अपने देश में पैसा भेजते हैं तो उसको ही हम रेमिटेंस कहते हैं। ये जो आपकी स्कीम है ये केवल इंडिविजुअल इंडियंस के लिए है, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की फर्म के लिए या किसी NRI पर्सन के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ट्रस्ट के लिए ये स्कीम नहीं है। अगर मैं HSBC बैंक के बारे में, मतलब हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मेशन 1865 में हुआ था, ठीक है। और एक फॉरेन बैंक है। फॉरेन बैंक वो होते हैं जिनके हेडक्वार्टर विदेश में होते हैं लेकिन इनकी ऑपरेशनल ब्रांचेस इंडिया में पाई जाती हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय द RBI एंड इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC इंडियन ऑपरेशन कौन है? तो हितेंद्र दवे आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। तो ये पेनल्टी लगाई है HSBC बैंक में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पे एक हम कॉन्फ्रेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग।
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो कौन सा राज्य है जिसने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आपको यूकेलिप्टस के ट्रीज का प्लांटेशन करना है 2024-25 में? तो आंसर है केरला। केरला राज्य ने ये बात कही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैंपी प्लेगरी, रिसेंटली न्यूज में था, जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, ये किस देश में है? तो यूरोप में, आपको मैंने बताया था इटली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एमआरआई सिस्टम किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो हमने आपको इसके बारे में बताया था, एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है, फिशर मेडिकल वेंचर। उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली एमआरआई सिस्टम को तैयार किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉक द टॉक योगा सेशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जेनेवा में कंप्लीट हुआ, और इसे किसने होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ माउंटेनियर हु कॉन्कर माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन अ सिंगल सीजन, 3 बार एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करने वाली कौन है? तो आंसर है पूर्णिमा श्रेष्ठा। पूर्णिमा श्रेष्ठा, श्रेष्ठ है ये, इसलिए 3 बार ये चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे, वो भी सिंगल सीजन में। नेक्स्ट है, मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्रभा पोर्टल। तो आपसे प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट, Who has been appointed as the new CEO of the Sony India? सोनी इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गौरव बैनर्जी। गौरव बैनर्जी नए CEO बन चुके हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Who has been appointed as the chairman of committee at the 77 World Health Assembly by the WHO? तो इन्होंने अभी वॉक द टॉक योगा सेशन में भी पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम है इनका? अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा आपको नाम देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला है? और ये सेकेंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आंसर है राधिका सेन, मेजर राधिका सेन, ऑप्शन डी। विच कंपनी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई? तो इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सेटअप कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री कर रही है। कहां पर? चेन्नई में, ऑप्शन ए। On which day is the International Day of the UN Peacekeepers observed? कब इस दिन को मनाया गया? अभी हमने रिसेंटली 29 मई को इस दिन को सेलिब्रेट किया था, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of mountaineer who has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and the Mount Lhotse twice in the one season? एक ही सीजन में 2 बार इन दोनों पीक्स पे चढ़ने वाले कौन बन चुके हैं? तो आंसर है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस कंट्री को इमीडिएट बेसिस पे $1 मिलियन का ग्रांट दिया है क्योंकि यहाँ पर फ्लड आया है और लैंडस्लाइड हुई है जिसके कारण लगभग 2000 लोग मारे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था लैंडस्लाइड कहाँ पे आई हुई है। आंसर है कहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है? पापुआ न्यू गिनी में, और यहाँ पे फ्लड भी देखा गया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ग्रांट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एसएससी? तो एसएससी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो क्या हो जाएगा? राकेश रंजन, आरआर। एसएससी के चेयरमैन आरआर हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर डीआरडीओ ने रिसेंटली रुद्र M2 मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। ये कैसी मिसाइल है? तो जैसा कि मैंने कहा था, ये 3 से लेकर 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और आपकी ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेंटली आप यहाँ पे देखेंगे ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप कंक्लूड हुई है जिसमें इंडिया को 7 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड मेडल है, 6 ब्रोंज मेडल है आर्म रेसलिंग कैटेगरी में। तो आर्म रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप कहाँ हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अभी गोल्ड मेडल किसको मिला है ये पूछा जा रहा है। तो श्रीमंत झा, इनके बारे में मैंने बताया था, ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, इनको 1 गोल्ड भी मिला है और 1 ब्रोंज भी मिला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच बैंक विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट फॉर UPI ट्रांजेक्शन अप टू 100 रुपीज फ्रॉम 25 जून? तो 25 जून से वो कौन सा बैंक है जो 100 रुपए से कम की अगर आप UPI ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका वो SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। आता है ना मैसेज, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इस वाला वो वाला मैसेज नहीं भेजेगा। कौन है? HDFC बैंक।
HDFC बैंक की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, 1994 में फॉर्मेशन हुआ था। हसमुख भाई पारिक फाउंडर है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। अतानु चक्रवर्ती चेयरमैन है। नेक्स्ट है, नासा ने मई 2024 में यहाँ पे 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है प्री फायर मिशन। ये क्या करेगा, हमारे पोलर में जो रेडिएशन है उस पोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करने का काम करेगा, उसको कैप्चर करने का काम करेगा। मतलब पोलर एमिशन क्या हो रहा है, क्यों पोलर एरिया इफेक्ट हो रहा है, इस बारे में पूरा रिसर्च करने का काम करेगा। तो जो प्री फायर इन्होंने भेजा है अपना सैटेलाइट, इसका नाम मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है या आर का क्या मतलब है, ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन। प्री फायर का मतलब है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। तो रेडिएंट इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया एज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर ब्लैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन। तो 2003 में कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत हुई थी और इसका चेयरमैन पहली बार इंडिया बन रहा है। किसके लिए, तो 2024 से 2026 के लिए, 2024 से 2026 के लिए आप देखेंगे इंडिया चेयर करेगा कोलंबो प्रोसेस को। अब कोलंबो प्रोसेस क्या होती है, तो कोलंबो प्रोसेस क्या है, एक एशिया रीजन की एक कंसल्टेंटिव फर्म है जो लगभग 12 देशों के साथ मिलकर बनाई गई है। और जो माइग्रेशन जो होता है ना साउथ एशिया में, उस माइग्रेशन को मैनेज करने का काम, उसके लिए रूल्स बनाने का काम और सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम माइग्रेंट्स को, ये सारे काम ये लोग करते हैं। ठीक है, डन। तो उसी को कोलंबो प्रोसेस कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और 2024-26 के लिए इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, लास्ट में ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुई थी। दूसरा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL ने रिसेंटली MOU साइन किया है कौन से आर्म फोर्स के साथ और उनको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे।